बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है नवादा और नवादा जिले का ही एक गांव लगता है पटवा सराय। दरअसल यहाँ से एक व्यक्ति हरियाणा प्रदेश के झज्जर को फ़ोन करता है। झज्जर में एक ईंट भट्टा है और ईंट भट्टे पे काम करने वाला राजकुमार होता है। राजकुमार को बताया जाता है कि एक सर्वे करने वाली टीम आई थी और वो टीम जो सर्वे कर रही थी वो प्रधानमंत्री आवासीय योजना के लिए, साथ ही जॉब कार्ड के लिए सर्वे कर रही थी। मैंने तो तुम्हारा नाम लेके बता दिया कि वो तो बहुत 1188 किलोमीटर दूर रह के मजदूरी कर रहा है। यदि तुम्हारा नाम भी इसमें शामिल हो जाए तो तुम्हें भी कुछ ना कुछ पैसे का लाभ हो जाएगा। राजकुमार ने जैसे ही ये बात सुनी अपनी पत्नी से कहा। पत्नी ने कहा कि अगर इस योजना का लाभ हमें लेना है तो हमें गांव जाना ही पड़ेगा, यानी कि 1188 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद सरकार के उन अधिकारियों से मिलना ही पड़ेगा अगर लाभ लेना है तो। पति पत्नी अपने एक बेटे और बेटी के साथ निकल जाते हैं उस योजना का लाभ लेने के लिए। अभी वो कुछ ही दूर निकले थे कि एक ऐसा हादसा हो जाता है। उस हादसे में एक दो नहीं, 18 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो जाती है और 23 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। दरअसल ये क्या कहानी है, क्या ये हादसा है? इस हादसे की गूंज फिर पूरे हिंदुस्तान भर में फैल जाती है। हर कोई इसी घटना के बारे में चर्चा करना शुरू कर देता है क्योंकि ये घटना इतनी भयावह जो थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की। दरअसल रात के 9:26 के आसपास का वक्त हो रहा था। लोग आपस में बातचीत कर रहे थे और लोगों की संख्या कुछ इतनी थी जितनी क्या रेल गाड़ी होती है। रेलगाड़ी से भी कहीं ज्यादा दूर तक लोगों के सर ही सर नजर आ रहे थे। जहां जहां तक कैमरे ने कैद किया वहां वहां तक लोगों के सर नजर आ रहे थे। ट्रेन छोटी दिख रही थी, प्लेटफॉर्म भी छोटे दिख रहे थे, भीड़ ज्यादा दिखाई दे रही थी। तभी लोग आपस में बातचीत करते हैं, कहते हैं कि 9:26 के आसपास का वक्त हो चला है और भुवनेश्वर राजधानी साथ ही स्वतंत्रता सेनानी दोनों ही गाड़ियां बची हुई हैं। शनिवार का दिन है और कल अगर हम टाइम से पहुंच जाएंगे तो आराम से दिन भर वहां रहेंगे, यानी कि प्रयागराज के महाकुंभ में नहाएंगे। उसके बाद शाम को ट्रेन से वापस चले आएंगे। और जैसे ही ये बात आपस में लोग बातचीत कर रहे थे, इसी बीच में लोगों ने आपस में ही ये अंदाजा लगा लिया कि एक अनाउंसमेंट हुआ है। दरअसल लोगों की जो संख्या थी वो प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे थी और आवाज लग जाती है प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर एक ट्रेन जो कि प्रयागराज के जाने के लिए तैयार खड़ी हुई है। लोगों ने जब आपस में इस तरह की चर्चा करना शुरू किया, अरे हम खड़े तो 12 नंबर पर हैं लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे ट्रेन आ रही है। अब लोगों ने दौड़ना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया। सभी के मन में बस एक ही ख्याल था, अगर जल्दी भागेंगे, जल्दी पहुंचेंगे तो जल्दी ट्रेन की सीट हाथ लग जाएगी। इसलिए जो भी ये दिल्ली से लेकर प्रयागराज तक का सफर है वो आराम से कट जाएगा। मैं अगर पहले पहुंच गया तो कम से कम एक सीट या दो सीट तो घेर ही लूंगा ताकि मेरे परिवार के बाकी सदस्य भी आ जाएं। अब यहाँ से जब लोगों ने दौड़ लगाना शुरू किया है अपनी अपनी जगह से, कुछ लोगों ने सामान के साथ, कुछ लोगों ने बिना सामान के साथ, औरत हो, बच्चे हो, आदमी हो, ये सब दौड़ने लगते हैं। उनका मकसद सिर्फ एक ही था, हो सकता है कि ये इस प्लेटफॉर्म से प्रयागराज जाने वाली अंतिम ट्रेन हो और ये ट्रेन छूटनी नहीं चाहिए। ट्रेन छूट गई या उसकी सीट छूट गई तो फिर ये सफर बेमजा हो जाएगा। इसलिए जब दौड़ने लगते हैं, अब ये प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ जब जा रहे थे तो उसमें एक सीढ़ी थी। पहले सीढ़ी से चढ़ना है, सीढ़ी से फिर उतरना है। अब जब सीढ़ी से उतरने वाली बात आती है तो जब लोग जा रहे हैं तो किसी का पैर फिसल जाता है, एक का पैर फिसलता है, फिर दूसरे का फिसलता है, तीसरे का फिसलता है, चौथे का फिसलता है और देखते ही देखते सैकड़ों लोग एक दूसरे के ऊपर गिरना शुरू हो जाते हैं। इसमें जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं दौड़ नहीं पाती, बच्चे दौड़ नहीं पाते, बड़े जो होते हैं, ताकतवर जो थे, जवान जो थे, उन्होंने अपने आप को, अपनी ताकत का सहारा लिया और एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। यहाँ से लगभग आधे घंटे तक यानी 30 मिनट तक ये दृश्य चल रहा था। अब यहाँ पर ना कोई पुलिस वाला दिखाई दे रहा है, ना कोई सीआरपीएफ वाला दिखाई दे रहा है, या फिर रेलवे की जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी ना वो दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों ने तो अपने मोबाइल निकाले और निकालने के बाद वीडियो को शूट करना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। कुछ लोग पहले से ही वीडियो बना रहे थे क्योंकि उससे पहले उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आज तक इतनी सारी भीड़ एक साथ देखी नहीं थी। और जब लोग वीडियो बना रहे हैं, साथ ही कैमरे भी चल रहे हैं, लेकिन जो लोग दबे हुए हैं वो और दब जाते हैं और जो भाग रहे हैं वो तेज और भागने की कोशिश कर रहे थे। उनकी कोशिश थी कि जो प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर ट्रेन खड़ी है, रेलगाड़ी खड़ी है, उसकी सीट पकड़नी है किसी भी तरकीब से। दरअसल ऐसे ही 9:26 तक से शुरू होता है और 10 बजे तक ये ऐसे ही वाकया चलता रहता है। ये संगम विहार दिल्ली की रहने वाली पिंकी होती है जिसकी उम्र लगभग 37 साल के आसपास होती है। उसके परिवार के, उसके रिश्तेदार के लगभग संख्या थी 12 या 13 के आसपास। ये लोग इनकी किसी के भी टिकट कंफर्म नहीं होते, स्लीपर के लिए उन्होंने टिकट लिए थे, लेकिन आपस में बातचीत करते हैं क्या दिक्कत आ रही है।
और वैसे भी रात का सीन है, आपस में बातचीत करते हुए कब सफ़र कट जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और वैसे भी टीटी तो आने वाला है नहीं जाँच पड़ताल के लिए, चलो चलते हैं। ये भी इसमें भाग रहे थे, पिंकी भी साथ में भाग रही थी। पिंकी अब जैसे ही उस भीड़ का हिस्सा बन जाती है, जब पैरों में दबने लगती है, उसके ऊपर लोग चल रहे थे, तभी परिवार के किसी सदस्य की नज़र पहुँचती है। देखते हैं कि पिंकी तो दब चुकी है। पिंकी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, हालाँकि ढूँढने में उसे काफ़ी वक़्त लग जाता है। जब उसे उस जो पब्लिक है, भीड़ है, जो आदमी हैं वहाँ दबे हुए हैं, उसमें से निकालते हैं, तो उसके हाथ और पैर काम करना बंद कर देते हैं। उसकी जो भाभी है, उसकी जो बेटी है, उसकी जो भतीजी है, उसके जो भैया है, उसका जो पति है, सब लोगों ने उसके हाथ पैरों को मसलना शुरू कर दिया, ताकि इसके हाथों में गर्माहट आ जाए, ताकि इसका साँस लौट कर आ जाए। लेकिन वो ऐसे करते-करते 1 घंटा कब बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। पिंकी की साँस में साँस नहीं आती है और पिंकी मर जाती है। पिंकी का मरना था, उसके बाद फिर लोगों का रोना-पीटना शुरू हो जाता है। ऐसे ही एक कहानी शुरू होती है। ये इंदिरा एन्क्लेव फेज़ नंबर 2 किराड़ी दिल्ली के रहने वाले एक फ़ौजी होते हैं उमेश गिरी। वो अपनी पत्नी शीलम, 3 बेटी और 1 बेटे के साथ प्रयागराज के महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए जा रहे थे। पति-पत्नी और बेटी और बेटा आपस में बातचीत कर रहे थे कि पापा तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, एसी कोच का टिकट कर लिया है, हमें सिर्फ़ अपने सीट देखनी है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, अपने जब सीट मिल जाएगी तो आराम से बैठ के निकल जाएँगे। अब ये डर ये भी था क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी वीडियो वायरल भी हो रही थी। ये बताया जाता है कि बिहार के मधुबनी की एक वीडियो थी, जिसमें किसी ने एक लात मारी और एसी कोच का शीशा तोड़ा और उसके अंदर घुस जाते हैं। तो बेटी अपने पापा से कहती है कि पापा अगर हम सही वक़्त पर अपनी सीट पर ना पहुँचे, तो हो सकता है कि हमारी सीट पर भी कोई बैठ जाएगा और फिर हम उसे उठा नहीं पाएँगे, भले ही वो चाहे एसी कोच हो या फिर स्लीपर हो या फिर कोई और जगह हो। ठीक है, उमेश गिरी कहते हैं ठीक है जल्दी-जल्दी चलते हैं। उनकी पत्नी की जो साइज़ है यानी कि वो थोड़ी शरीर में मोटापा है उनका, उनकी बेटियाँ हैं, बेटा है, वो ठीक-ठाक हैं। यहाँ से दौड़ रहे थे, बच्चियों को तो बचा देते हैं, बेटे को भी बचा देते हैं उमेश गिरी, लेकिन पत्नी जो होती है, वो जो भगदड़ थी, उस भगदड़ में लोगों के पैरों का हिस्सा वो बन जाती हैं। शीलम लगातार उनके ऊपर लोग चल रहे थे। अब इस बीच में उमेश गिरी जो होते हैं, वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कभी वो पुलिस वालों को आवाज़ देते हैं, तो कभी आरपीएफ वालों को आवाज़ देते हैं, कभी वो जो यहाँ पे सीआरपीएफ के जवान हैं, उन्हें आवाज़ देते हैं। कभी कोई यहाँ हष्ट-पुष्ट तकड़ा सा कोई व्यक्ति दिखाई देता है, कभी उसको आवाज़ देते हैं, कहते हैं कि मेरी पत्नी इसके अंदर दबी हुई है, मेरी पत्नी को बाहर निकाल दो, देखो वो मेरी रही पत्नी। इस तरह की वो बातें जब रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उसने भी उस भगदड़ में जाकर अपनी पत्नी को जो निकालने की कोशिश की है, जब उसे बाहर खींच कर एक पुलिस वाले की यानी कि शायद वो फौजी बताया जाता है, उसकी मदद से शीलम को जब बाहर निकाला जाता है, शीलम ने भी दम तोड़ दिया था, वो मर चुकी थी। 3 बेटियाँ और बेटा बच जाता है, लेकिन उमेश गिरी जो फौजी होता है, उसके हाथ-पैर में जगह-जगह चोटें आई थी। जब पत्रकारों ने उससे बातचीत करना शुरू किया, तो उसने रो-रो कर अपनी कहानी को कुछ इस तरह से बयाँ किया था। दरअसल कहानी फिर आगे चलती है। एक राजकुमार माझी होता है, जो कि हरियाणा के झज्जर में ईंट-भट्टे पे काम करता है और वो रहता है बिहार प्रदेश के नवादा का एक पटवा सराय गाँव होता है, वहाँ का रहने वाला होता है। वहाँ से फ़ोन आता है कि तुम्हारे घर पर ये चाहे प्रधानमंत्री आवासीय योजना वाली और तुम्हारे की जॉब कार्ड वाली टीम आई थी, अगर तुम्हारा नाम भी उसमें शामिल हो जाएगा तो तुम्हें भी सरकार से लाभ मिल जाएगा। जैसे राजकुमार माझी ने ये बात सुनी, राजकुमार माझी अपनी पत्नी से कहता है कि हमें भी योजना का लाभ लेना है, चलते हैं। 15 फरवरी 2025 की रात वो भी उन्हीं ट्रेनों में जाना चाहता था। वो ट्रेन का जो रूट था, ये प्रयागराज की तरफ से होकर जाने वाला था, इसलिए वो भी अपनी पत्नी, अपने बेटे जिसकी उम्र लगभग 4 साल होती है, बेटी जिसकी उम्र लगभग 8 साल के आसपास होती है, उनके साथ वो उस भीड़ का हिस्सा बन जाता है। पत्नी और जो बेटी होती है, वो उस भगदड़ में उन पैरों के तले दबकर दोनों मर जाते हैं। लेकिन जो बेटा है, उसके बारे में पता चलता है, किसी ने कहा कि तुम्हारे बेटे को तो हमने सुरक्षित देखा है, जिसका नाम अविनाश होता है। अविनाश को तो ठीक-ठाक सुरक्षित देखा है, लेकिन वो है कहाँ? रात के 9:26 पर ये भगदड़ होती है और अगला दिन यानी कि 16 फरवरी 2025 के दोपहर का समय आ जाता है। वो अपने बेटे को ही तलाश करता रहता है। मैंने हर जगह ये ढूँढने की कोशिश की कि वाक़ई उसका बेटा मिला या नहीं मिला, कहाँ है, कहाँ नहीं, इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी मिल नहीं पाई। लेकिन ना तो उसको किसी योजना का लाभ मिल पाएगा और ज़िंदगी भर अपनी बेटी और अपनी पत्नी को लेके रो-रो कर उसका ऐसे ही बुरा हाल होता रहेगा, क्योंकि उसके साथ जो हुआ है वो वाक़ई ये कहावत है कि जाके पैर ना फटी भी भाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जो उसके साथ हुआ है, वो उसका दर्द वो ही महसूस कर सकता है। ठीक ऐसे ही एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास होती है, नाम उसका गिरधारी होता है। बिहार की राजधानी पटना से वो दिल्ली की तरफ चलता है और दिल्ली से आगे जाना था उसको पानीपत, और पानीपत में वो अपनी मामा के यहाँ जा रहा था अपनी मामी को लेकर। मामी का नाम होता है ललिता और ललिता को 2 बेटे होते हैं, 1 बेटी होती है। उसका पति ये पानीपत में रह के ही
कोई कचरा बीनता है या कूड़ा बीनता है, उसी में से वो अपना रोज़गार तलाश करते हैं। ललिता को लेके जा रहा था और वो भी इस भीड़ का हिस्सा बन जाता है, जो भगदड़ हो रही थी, इस भगदड़ का हिस्सा बन जाता है और ललिता यहाँ दब जाती है। वो अपनी मामी को देख रहा था, अपनी मामी को बचाने की उसने कोशिश की, लेकिन वो बच्चा था, 15 साल की जिसकी उम्र है, लेकिन उसने बड़ी होशियारी से कदम उठाया और वो एक रेलिंग पे ऐसे कदम रखता है और उसके बाद जो ऊपर होता है, उस टीन शेड को पकड़ लेता है। यानी कि वो भीड़ का हिस्सा ज़रूर था, लेकिन जो उसे पकड़ लेता है, वो एक पत्रकार को अपने एक इंटरव्यू में बता रहा था कि मैंने अपनी आँखों से देखा कि एक एप्पल का मोबाइल पड़ा हुआ था। मेरा मन कर रहा था कि मैं उस मोबाइल को उठा लूँ। यदि मैंने उस मोबाइल को उठाया होता, तो शायद वो भी उस भगदड़ में मर जाता, मारा जाता। अब उसके बाद उसने अपने मामा को फ़ोन किया, संतोष को फ़ोन करके बोला कि मामा, हम लोग ऐसे से आ रहे थे और मामी अब इस दुनिया में नहीं रही, मामी तो मर चुकी है। उस लड़के के पास में जब इसका इंटरव्यू चल रहा था, तब उसके पास में एक लड़की बैठी हुई थी, वो बड़ी बेटी है और उसके जो छोटे भाई हैं, वो एक कपड़े से ढके हुए थे। वो बताती है कि हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम इस लाश को, अपनी माँ की लाश को ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दें। जाएँ तो कैसे जाएँ? हालाँकि सरकार ने ये व्यवस्था कर दी थी, जहाँ-जहाँ के मृतक थे उनके मृतकों को उनके घर पहुँचाने की व्यवस्था कर दी गई थी। ठीक ऐसे ही छपरा बिहार के सोनपुर एक जगह लगती है, वहाँ की रहने वाली पूनम होती है। पूनम दरअसल दिल्ली आई थी घूमने फिरने के लिए किसी काम से। तभी उसके पति का गुस्से में फ़ोन आता है कि तुम कितना दिन दिल्ली में रुकोगी? वापस घर आओ अपने, अब तो काफ़ी दिन हो गए हैं। अब पूनम पर लगातार दबाव पड़ रहा था, तो इसलिए पूनम सीधा अपने पति की बात मानती है और वो दिल्ली से सीधा बिहार के लिए रुख करती है, यानी कि छपरा के लिए रुख करती है। छपरा से उसको सोनपुर जाना था, लेकिन वो भी इस भगदड़ का हिस्सा बन जाती है और वो उस भगदड़ में मारी जाती है। अब ये इस परिवार वालों को, जहाँ जिनकी रिश्तेदारी में वो आई थी, अनुराग गुप्ता ये बताता है कि वो उसकी मामी लगती है। अब मामी के बारे में पता चल जाता है कि उसकी मामी इस तरह से भगदड़ में मारी गई है, तो उसने उसे देखने की तमाम कोशिश की, उसकी माँ ने देखने की तमाम कोशिश की, लेकिन कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने, कुछ एम्बुलेंस वालों को इतनी जल्दी कराई कि डेड बॉडी को उनके गंतव्य, उनके पते पर पहुंचाने के लिए उन्होंने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। उनका एक ही मकसद था कि किसी मीडिया वाले की इन लाशों पर नजर न पड़ जाए, कि ये संख्या न गिनती करने लगे कि कितनी है, क्या है। और वो बस कोशिश थी कि जैसे रेलवे स्टेशन को तत्काल प्रभाव से साफ सुथरा कर दिया, जबकि बहुत सारे लोगों के चप्पल, जूते, कपड़े, बैग, उनके सामान इस तरह से बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। महज आधे घंटे में, जितनी देर में लाशों के ढेरों को उठाया गया था, जितनी देर में 23 घायलों को उठाकर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में पहुंचाया गया था, उनसे बहुत कम देर में सबसे पहले वहां की साफ सफाई कर दी थी, ताकि कोई वीडियो, कोई फोटो ना बना ले। मरने वालों की संख्या शाम तक हो जाती है 18 के आसपास और घायलों की संख्या हो जाती है 23 के आसपास। सब मरने वाले इसमें सबसे ज़्यादा बिहार के होते हैं 9 और दिल्ली के होते हैं 8, हरियाणा का होता है 1। अगर हम नाम लेने की बात करें तो इसमें आहा देवी हैं, जिनकी उम्र लगभग 80 साल के आसपास होती है, बिहार के रहने वाले होती हैं। पिंकी देवी जो कि 41 साल की हैं, जिनकी दिल्ली की रहने वाली होती हैं। शीला देवी 50 साल की उम्र होती है। बयोम जिसकी उम्र 25 साल होती है। पूनम देवी, साथ ही ललिता देवी, सुरुचि 11 साल की होती हैं। कृष्णा देवी 40 साल की, विजय साहा लगभग 15 साल के होते हैं। 10 नीरज होते हैं, जिनकी उम्र 12 साल होती है, जो बिहार के रहने वाले हैं। शांति देवी जो बिहार की रहने वाली होती हैं, जिनकी उम्र 40 साल के आसपास होती है। संगीता मलिक लगभग 34 साल की होती हैं, हरियाणा के रहने वाली। पूनम 34 साल की होती हैं, दिल्ली की रहने वाली। ममता झा दिल्ली की रहने वाली होती हैं, 40 साल की। रिया सिंह 7 साल की होती हैं, दिल्ली की रहने वाली। बेबी कुमारी 24 साल की होती हैं, दिल्ली की रहने वाली। मनोज 47 साल के होते हैं, दिल्ली के रहने वाले। सरकार ने मृतकों के लिए 10 लाख रुपए और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके 2.5 लाख रुपए की व्यवस्था की है, इनके मुआवजे की व्यवस्था, साथ ही 1 लाख रुपए जो मामूली रूप से घायल हैं। अब जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया, अखबार, टेलीविज़न हर जगह वायरल होनी शुरू हो जाती है कि भगदड़ हुई है और ये लोग महाकुंभ में जा रहे थे, तो इसलिए जब भगदड़ होने के बाद फिर अब सरकार अपनी सफाई देना शुरू कर देती है। विपक्ष भी सवाल उठाना शुरू कर देता है, मीडिया पर रिपोर्ट करना शुरू कर देती है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार जब 1500 से ज़्यादा सामान्य टिकट बिक चुके थे, जनरल के टिकट बिक चुके थे, तो आखिरकार पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था क्यों नहीं की थी? बताया जाता है कि 7 बजे से ही रेलवे स्टेशन पर लोगों की, यानी कि मुसाफिरों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। ट्रेन से कहीं ज़्यादा लोगों के सर दिखाई दे रहे थे। जितनी लंबी ट्रेन होती है उससे ज़्यादा लोगों की भीड़, और वो ट्रेन से भी ज़्यादा दूर तक उनकी संख्या देखी जा सकती थी। कोई सा भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं था जहाँ पर भीड़ नहीं दिखाई दे रहे हो। कुली जो काम करने वाले थे या फिर वहाँ के जो वेंडर काम करने वाले थे, वो कह रहे थे कि हमने इतनी भीड़ अपनी ज़िंदगी में इस रेलवे स्टेशन पर आज तक देखी नहीं। बहुत बार यहाँ आना जाना होता रहता है, लेकिन कभी इतनी सारी संख्या देखी नहीं। लेकिन लोगों ने कहा कि आस्था का विषय है, लोग महाकुंभ में नहाने के लिए, स्नान करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे ही एक पत्रकार ने, जो महाकुंभ में पहुंच चुका था इस ट्रेन के बाद, ये ट्रेन जैसे महाकुंभ में पहुंचती हैं,
जिस ट्रेन से के जाने से पहले भगदड़ मचती है, तो उसमें से एक व्यक्ति के सामने जब माइक किया जाता है, उससे पूछा जाता है कि सफ़र कैसा रहा? वो कहता है कि 8 घंटे तक मैंने टॉयलेट नहीं किया। तो उससे पूछा कि तुमने टॉयलेट क्यों नहीं किया था? उसने कहा कि अगर मैं अपनी सीट छोड़ देता, तो मेरे हो सकता है कि वो सीट फिर दोबारा मिलती नहीं, इसलिए मैं अपने टॉयलेट को रोके रहा और मैंने कोई टॉयलेट वगैरह नहीं किया। ये तो उसकी स्थिति नहीं थी, बल्कि ज़्यादातर लोगों की ऐसी ही स्थिति थी, चाहे वो एसी कोच हो, चाहे वो स्लीपर हो या फिर सामान्य बोगी हो, हर जगह आदमी अब चाहे सीट हो या ऊपर जहाँ भी उनको मौका मिल रहा था, चाहे वो टॉयलेट के अंदर हो, लेट कर, बैठ कर, खड़े होकर जैसे भी चाह रहे थे, वैसे वो सफ़र कर रहे हैं। उनकी कोशिश है बस किसी भी तरकीब से प्रयागराज के उस महाकुंभ में जाएँ, वहाँ डुबकी लगा के आएँ, भले चाहें हो कुछ भी जाए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है और शासन को ये एहसास कराना है कि अपनी ज़िम्मेदारी को अगर पूरी ईमानदारी से निभाएँ, तो किसी भी आदमी की, आम आदमी की मौत ना हो।